साथियों, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाई थी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में भी SN1, SN2 और ASR को वेल डिस्कस एक्सप्लेनेशन किया था और ट्रिक के साथ उनको सोल्व करना भी सीखा था। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वो है योगात्मक अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शंस। जो भी मेरे साथी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड की आगामी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इन वीडियोज़ को पूरा देखिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, कैसे पुटअप कर पाओगे और आपके जो डर बैठा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है, वो भी आपके दूर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें किसी मॉलिक्यूल का आने वाले रिएजेंट का अभिकारक में क्या हो जाता है, योग। योग जब भी योग होगा, एक बॉन्ड का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन और दो नए बंध का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि योगात्मक अभिक्रिया के दौरान एक पाई बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है एवं उसकी जगह दो नए सिग्मा बंध का निर्माण हो जाता है। क्लियर। अब देखिए, जो पाई बंध होता है ये होता है दुर्बल। दुर्बल होने के कारण ये इजीली टूट जाता। इसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ती है, कम देनी पड़ती है, कम ऊर्जा में ही काम चल जाता। लेकिन बनने वाले जब भी बंध का निर्माण होता है तो ऊर्जा बाहर निकलती है और जब भी बंध को तोड़ा जाता है तो ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ये प्रोसीजर तो है ऊर्जा देने वाला ऊष्माशोषी और ये प्रोसीजर है ऊष्माक्षेपी। अब देखिए, जब पाए दुर्बल बंध होता है, इसे तोड़ने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जो दो नए सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है, इन बंध के फॉर्मेशन के दौरान, निर्माण के दौरान अत्यधिक ऊर्जा बाहर निकलती है। ओवरऑल प्रोसीजर में क्या हुआ, पूरे के पूरे प्रक्रम में ऊर्जा बाहर निकल रही है। ऊर्जा बाहर निकल रही है का मतलब इसका स्थायित्व बढ़ रहा है, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल का स्थायित्व या कोई भी स्पीसीज या कोई भी स्पीसीज ले लीजिए या मॉलिक्यूल्स ले लीजिए या कोई अभिक्रिया ले लीजिए, अगर उस दौरान ऊर्जा रिलीज हो रही तो उसका स्थायित्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ऊर्जा स्थायित्व की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर। तो इसीलिए योगात्मक अभिक्रिया संभव है, क्योंकि ये किधर जा रही है, ये स्थायित्व की तरफ मूव कर रही है। क्लियर। अब देखिए, अब योगात्मक अभिक्रिया के लिए आपको पाई बंध चाहिए, क्योंकि तोड़ने के लिए जोड़ो योग करोगे तो वहां पर आपको अनसेचुरेशन स्थिति चाहिए या संतृप्त अवस्था चाहिए। तो नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया, अ, योगात्मक अभिक्रिया चाहे उन इलेक्ट्रॉन से नहीं हो या नाभिक से नहीं। जो इसका पहला टाइप है वो है नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया। तो नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया में क्या किसका योग होगा, नाभिक स्नेही का। फर्स्ट योग नाभिक स्नेही का, प्रथम बार नाभिक स्नेही जुड़ेगा, चाहे लास्ट में इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता ही है। तो ये किसकी है, ऐसी कंडीशन ये है कार्बोनिल यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल यौगिकों में जो ऑक्सीजन है उसकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होती है। तो जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन्स है वो किस साइड मूव कर जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और कार्बन पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस कारण से कार्बन हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून। और आने वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आने वाले न्यूक्लियोफाइल को चाहिए नाभिक, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। इसलिए तो पहला योग, पहला अटैक किसका हुआ, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है। न्यू जो पूरा ये पूरा का पूरा बंध शिफ्ट हो गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। अब ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर लेती है और ये बन जाता है आपके उत्पाद। क्लियर हुआ नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बन सेंटर है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया
और न्यूक्लियोफाइल को प्रोटॉन चाहिए, वो वहीं जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की न्यूनता, उसको आके नहीं है कि देख कर जाएगा, वो तो अपना आप चला जाएगा, जहाँ कमी होगी वहाँ पर जाकर अटैक कर लेगा। क्लियर? तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी है, जैसे कोई कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल, इस पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी, अटैक करने की सीमा, वो कब ज़्यादा होगी? जब ये कार्बन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच ले। अब ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन एक बार खींच लेगी, ठीक है? इससे ज़्यादा खींच नहीं सकती। तो जो इसकी डेफिशिएंसी, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता, इस पर डिपेंड करेगी इस पर जुड़े हुए समूहों पर। अगर ये ऐसे समूह जुड़े हुए हो जो इलेक्ट्रॉन न तो दे रहे हैं, या फिर ऐसे जुड़े हो जो इलेक्ट्रॉन को उल्टा खींच रहे हो, तो इसकी डेफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस पर अटैक करने की प्रवृत्ति, न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की प्रवृत्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभिक्रिया और ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। क्लियर? तो इसी के बेसिस पर मैं 2-3-4 एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और आपको इसका क्रियाशीलता का जो ऑर्डर समझा देता हूँ। देखिए, इसमें ये है पहला, पहले उदाहरण में मैंने लिया एक तो फॉर्मल्डिहाइड, एक लिया एसिटाल्डिहाइड और एक लिया मैंने कीटोन। क्लियर? अब देखिए, तीनों में ऑक्सीजन ने सेम टेंडेंसी में इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया। क्लियर? सेम टेंडेंसी में इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मल्डिहाइड में हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन्स को न तो डोनेट करेंगे न लेंगे। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस मिथाइल ग्रुप का इस पर लगेगा प्लस आई प्रभाव, तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन्स को इधर क्या करवाएगा, मूव करवाएगा। इसकी डेफिशिएंसी की कुछ क्षतिपूर्ति हो जाएगी। यहाँ पर दो दो ग्रुप लगे हुए हैं, तो दो दो ग्रुप प्लस आई लगाएंगे अपना, और ये प्लस आई के कारण इसकी डेफिशिएंसी की क्षतिपूर्ति इसकी तुलना में और ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव चार्ज आया है, देखो मैं बड़ा लिख रहा हूँ, इस पर, उससे कम आया है इस पर, और उससे भी कम आया है इस पर। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी इस वाले कार्बन पर, उससे कम इस वाले पर, उससे कम इस वाले पर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल कौन होगा? ये वाला, उससे कम ये। ऐसा क्रम आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। क्लियर? दूसरा एग्ज़ाम्पल देखिए, दूसरे एग्ज़ाम्पल में ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा है, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्लियर? लेकिन इसमें दोनों एच है, इन एच के कारण इस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं लग रहा। लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ CCl3, तो कार्बन का तो कुछ रोल नहीं है, लेकिन इस कार्बन पर 3 Cl जुड़े हुए हैं। कितने Cl? 3 Cl। तीनों Cl का इस कार्बन पर लग रहा है माइनस आई, माइनस आई प्रभाव, माइनस आई प्रभाव, और ये जुड़ा हुआ इससे, तो ये खींचेगा इससे, क्योंकि इसका ड्राइविंग फोर्स है 3 Cl, ये खुद कुछ नहीं कर रहा, इसका ड्राइविंग फोर्स है तीनों Cl, और इन तीनों Cl के प्रभाव के कारण ये कार्बन भी डेफिशिएंस हो गया, तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। इसकी डेफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इधर ऑक्सीजन खींच रहा है इससे इलेक्ट्रॉन्स, इधर ये CCl3 ग्रुप खींच रहा है। क्या लग रहा है? इसका माइनस आई प्रभाव। ठीक है? और इसकी डेफिशिएंसी इसकी तुलना में कम बढ़ी है। ठीक है? क्योंकि इसमें जो ओनली ऑक्सीजन ही खींच रहा है, इसमें दो-दो ग्रुप खींच रहे हैं। तो क्रम होएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ये ज़्यादा फेवरेबल होगा इसकी तुलना में। क्लियर? तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, इसमें है, देखिए, ये फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंज़ाल्डिहाइड और बेंज़ोफिनोन को कहते हैं बेंज़ोफिनोन, बेंज़ोफिनोन, ये है
बेंजल्डिहाइड और ये है आपके एसिटाल्डिहाइड और ये है फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर? अब देखिए ऑक्सीजन सेम खींच रहा, तब मैं ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा, अपनी तरफ खींच रहा। क्यों खींच रहा है? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। लेकिन इस कार्बन पर यहाँ तो इस वाले में तो इस कार्बन का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और इसमें देखो C6H5 है। क्या है? C6H5 और इधर है 2 C6H5। आने वाला न्यूक्लियोफाइल क्या लेकर आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। और ये कौन सा ग्रुप है? फिनाइल ग्रुप। तो इनकी क्या बढ़ गई है? त्रिविम बाधा। ये बड़े ग्रुप होते हैं कि नहीं? त्रिविम बाधा। क्लियर? तो यहाँ पर दो ग्रुप की क्या है? त्रिविम बाधा। तो यहाँ पर एक ग्रुप की त्रिविम बाधा। आने वाले न्यूक्लियोफाइल को ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे कि आप प्रधानमंत्री से मिलते हो, चारों ओर सिक्योरिटी रहती ना, तो सिक्योरिटी को पार कर कर बहुत जाना मुश्किल होता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल जाना आराम से जा रहा। ये कार्बन कह रहा आजा, बुला रहा, लेकिन ये दोनों ग्रुप क्या कह रहे हैं? आकर दिखा। ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि इन दोनों की क्या लग रही है? इस पर बाधा, त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है इस पर अटैक करने की, फिर इस पर लास्ट में जाएगा इस पर बड़ी मुश्किल से। क्योंकि क्यों क्यों त्रिविम बाधा लग रही है? ये दोनों फिनाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच। क्लियर? और आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। इस प्रतिकर्षण के कारण न्यूक्लियोफाइल को इजीली कार्बन सेंटर के पास नहीं आने देते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल ऐसे कह रहा है कि ये ग्रुप है, इस ग्रुप पर अटैक होना है, लेकिन इस ग्रुप का ड्राइविंग फोर्स है ये ग्रुप जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। देखिए ये ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ किसमें है? संयुग्मन में, अनुनाद में चले जाएंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे तब जाएंगे ना। ये ग्रुप का लगता है प्लस एम प्रभाव। इस प्लस एम प्रभाव के कारण और नाइट्रोजन का लगता है प्लस आई प्रभाव, सॉरी माइनस आई प्रभाव, प्लस सॉरी इस ग्रुप का लगता है NO2 का माइनस एम प्रभाव, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ला रहा अनुनाद में। तो इसका लगता नाइट्रोजन का सिग्मा बंध पर माइनस आई प्रभाव। पाई बंध पर तो लग रहा है माइनस एम प्रभाव और सिग्मा बंध पर लग रहा है माइनस आई प्रभाव। तो ये रिंग क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस। तो इस रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन तक पहुंच नहीं पाते उसकी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आराम से जा रहे और इसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसका हेलो, यहाँ पर इस मिथाइल ग्रुप का इस बेंजीन रिंग पर लग रहा है एक तो प्लस आई प्रभाव, एक प्लस एम या प्लस आर प्रभाव। क्लियर? तो ये मिथाइल ग्रुप भी इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा। बेंजीन रिंग में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण ये इधर आराम से अनुनाद में आ सकते हैं और इसकी डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। ये पहला उदाहरण है, इसको बोलते हैं हम, देखो इसको बोलते हैं हम सिंपल। ये तो है सिंपल, इसमें लग रहा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इसमें लग रहा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। क्लियर? तो WSR सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की इस पर सबसे कम होगी क्लियर? ये यहाँ से आपके ऑर्डर वाले क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। हाँ, ये याद रखना आपको, ये WRG, ERG, ठीक है? और सिंपल। इसके बाद एक आता है
नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण। देखो, जो पहली पढ़ेंगे हम वो ये है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड को जानते हो ना आप? कार्बोनिल कंपाउंड में 2 आते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। देखो, ये है कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड में यदि सी डबल बॉन्ड हो तो ये कार्बोनिल समूह, इस एक पे H जुड़ जाए या एक पे R जोड़ो या फिर H जुड़ो या फिर AR जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, लेकिन एक वैलेंसी पे हाइड्रोजन हो तो यह कहलाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और यदि दोनों वैलेंसी पे एल्काइल ग्रुप हो या एराइल ग्रुप हो, या एक पे एराइल हो या एक पे एल्काइल हो, या दोनों पर ही एराइल एराइल हो, तब ये कहलाता है। क्लियर? तो ये देखो, जो एल्डिहाइड की अभिक्रिया रहेगी स्पेसिफिक वो एल्डिहाइड की रहेगी, जो कीटोन की रहेगी वो कीटोन की रहेगी, और जो कार्बोनिल की स्पेसिफिक अभिक्रिया ये होगी वो एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों की होगी। तो देखिए यहाँ पर HCN कार्बोनिल कंपाउंड पर HCN का योग। HCN का योग यहाँ पर लिखा है मैंने क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम में क्यों लिखा? इसका कारण है, जब आप HCN को ऐसे ही ले लो, कार्बोनिल कंपाउंड पे HCN का अटैक करवा रहे हो। एसिन क्या है? एक दुर्बल अम्ल। हाइड्रोजन साइनाइड एक दुर्बल अम्ल है। जब दुर्बल अम्ल है तो ये इसका डिसोसिएशन नाम मात्र का होगा, मतलब ये H प्लस और CN- आयन में इजीली नहीं टूटेगा। जब इजीली नहीं टूटेगा, इस कारण से इसमें क्या है कि न्यूक्लियोफाइल जनरेट नहीं होगा। अगर मैं ऐसी स्पीशीज और डाल दूं इसके रिएक्शन मीडियम में, अभिक्रिया माध्यम में, कि ये उसके प्रोटॉन को खजे, तो प्रोटॉन कौन लेकर जाएगा इजीली? क्षार। तो मैं क्षार को डालूंगा, तो क्षार डालते ही उसके प्रोटॉन को खींचेगी, प्रोटॉन खींचते ही उसका डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल है CN- इजीली क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड पर HCN का योग क्षारीय माध्यम में करवाते हैं। अगर आपको कंपटीशन में या RPSC फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के पेपर में HCN के साथ अगर क्षारीय माध्यम नहीं मिले, अगर क्षारीय माध्यम नहीं मिला, आप अभिक्रिया को आगे मत बढ़ा देना, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्लियर? देखिए, अब ये क्षारीय माध्यम का मतलब वो एग्जाम में ऐसे लिख सकता OH माइनस, ठीक है? यहाँ बेस, यहाँ फिर और कुछ ऐसा क्षार, पूरा क्षार का नाम लिख सकता है, जैसे K2, NaOH पूरा नाम लिख सकता है, KOH पूरा नाम लिख सकता है, ठीक है ना? तो क्षारीय माध्यम, यहाँ तो माध्यम लिखते हो, या फिर OH माइनस ग्रुप में, या बेस या KOH या NaOH या कोई MgOH का होल ट्वाइस, दुर्बल क्षार भी काम करेगी, MgOH का होल ट्वाइस। क्लियर? ये सब क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करवाएँगे आप। तो क्षारीय माध्यम में क्या हुआ कि सबसे पहले ये आया OH माइनस, और ये HCN से योग किया। HCN से योग करके ये प्रोटॉन को लेकर गया। बाहर क्या निकल गया? H2O, और क्या जनरेट हो गया आपके CN-, मतलब सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ। अब जनरेट न्यूक्लियोफाइल ने ये ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन खींच रही है, तो कार्बन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस पर पार्शियल क्या आ गया? पॉजिटिव, आंशिक पॉजिटिव। इस CN ने इस पर अटैक कर लिया। जैसे अटैक किया, ये CN जुड़ गया, ये OH, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया यहाँ पर। OH माइनस, अब माध्यम था क्षारीय, क्षारीय माध्यम है। माध्यम किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट का मतलब समझते हो ना? जो लिया कैटलिस्ट एंड में वापस वैसा ही जनरेट होता है। जो H2O है तो वो वापस क्या करेगा? H प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, क्योंकि माध्यम क्या है? क्षारीय। अगर OH खत्म हो जाएंगे तो माध्यम खत्म हो जाएगा। तो ओके, कैसा कैटलिस्ट? इसलिए OH माइनस वापस जनरेट होगा और H प्लस बन जाएगा। ये H प्लस ऑक्सीजन पाकर जुड़ जाएगा, और ये स्पीशीज़ उत्पाद के रूप में आपको मिलेगी। इस स्पीशीज़ का नाम है, इस स्पीशीज़ का क्या नाम है? इसका नाम है साइनोहाइड्रिन, क्योंकि एक तो OH ग्रुप है, एक CN ग्रुप है, दोनों एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तो ये है साइनोहाइड्रिन। तो आपको ये याद रखना कि जब कार्बोनिल कंपाउंड पर CN का अटैक होता है,
न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता मतलब एस-सी-एन का योग होता है क्षारीय माध्यम में तो साइनोहाइड्रिन बनता है। क्लियर? अब ये कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया थी। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है ये एल्डिहाइड पर भी योग होगा एस-सी-एन का और कीटोन पर भी योग होगा। क्लियर? तो ये अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के द्वारा दी जाती है। देख लो, कि पहले एल्डिहाइड वाली समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एचसीएन पर कौन योग करता है? कौन अभिक्रिया करता है? क्षारीय माध्यम OH माइनस और ये प्रोटॉन को खींच लेता है। तो बाहर निकल जाता है H2O और बन जाता है आपके CN माइनस। न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में C डबल बॉन्ड O, ये H, H और ये CN माइनस। ये CN अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बढ़ रही है, यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे इसने अटैक किया, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये CN यहाँ पर ऐड हो गया, ये H और ये H। नेक्स्ट स्टेप में वापस H जनरेट होगा और H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर अटैक कर लेगा, तो बन जाएगा आपके CH, H, OH और CN साइनोहाइड्रिन। किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन। क्लियर? इसी प्रकार फॉर्मेल्डिहाइड की जगह आप HCN का योग करा दो किस पर? C डबल बॉन्ड O, एक H ले लिया, एक CH3 ले लिया। क्लियर? इस पर अटैक किया आपने, इसकी अभिक्रिया करवाओ HCN की इन द प्रेजेंस ऑफ क्षारीय माध्यम यानी OH माइनस, तो मिल जाएगा आपको ये OH, ये CN और ये H, ये CH3। क्लियर? एसिटाल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन। अगर कीटोन रहेगा, यहाँ एक और CH3 ले लो, एसीटोन का हो जाएगा, ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा। क्लियर? ये एग्जांपल 3 एग्जांपल क्लियर हो गया। तो एसीटोन का साइनोहाइड्रिन हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन या फॉर्मेल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन, तीनों हो गया। नेक्स्ट अभिक्रिया है आपके, वो है सोडियम बाइसल्फाइड का योग, NaHSO3 का योग। अब देखो, सबसे पहले इसका योग समझने से पहले आपको सोडियम बाइसल्फाइड की केमिस्ट्री, सोडियम बाइसल्फाइड आयंस में टूट जाता है। सोडियम प्लस आयन, H प्लस आयन और सल्फाइड आयन। इसका टेस्ट लगाते हो ना आप, सल्फाइड आयन का। तो ये सल्फाइड आयन है आपके न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? ये कार्बोनिल है। इसकी अभिक्रिया समझा देता हूँ मैं। ये C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए। ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन्स है, इनको कौन खींच रहा? ऑक्सीजन। तो ये आ गया आंशिक धनावेशित, ये आया आपके SO3 2 माइनस, इसने इस पर अटैक कर लिया, तो ये फर्स्ट स्टेप में आपको मिल गया वैसा का वैसा ये O माइनस और SO3 2 माइनस, SO3 माइनस, एक माइनस तो जुड़ गया ना, अब SO3 माइनस बचा। क्लियर? मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? H प्लस है, वो अटैक करता है जन पे। क्लियर? तो ये मिलेगा आपको C, ये OH और ये SO3 माइनस। नेक्स्ट स्टेप में सोडियम अटैक करता है, सोडियम प्लस, इस पर SO3 माइनस पर सोल्ट के रूप में जुड़ जाता। नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा। तो ये है आपके OH, SO3 Na। अब बात ये आती है कि पहले H ने अटैक क्यों किया? तो पहले H ने इसलिए अटैक किया कि जो हाफ लाइफ है स्थायित्व सोडियम का ज़्यादा होता है पॉजिटिव चार्ज रखने का इसकी तुलना में, प्रोटॉन की तुलना में। तो इसका स्तर ज़्यादा है तो पहले ये भगेगा, छोटा ना ये, तो पहले इसने अटैक कर लिया इसकी तुलना में। बाद में सोडियम जुड़ ही गया, तो ये ऑक्सीजन पे जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में ज़्यादा कमी थी इधर, सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है? अब मैं बताओ कि माध्यम कौन-सा है? क्षारीय माध्यम है।
मतलब सोडियम बाइसल्फाइड का योग हो रहा, तो माध्यम तो क्षारीय हो ही रहा। क्षारीय माध्यम में इस पर प्रोटॉन रह सकता है क्या? इस पर रह नहीं सकता। सॉरी, माध्यम अम्लीय है, सोडियम बाइसल्फाइड, सल्फाइड आयन है, सल्फोनिक अम्ल का ये साइनाइडिन बनेगा, ये प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाता है, प्रोटॉन उठकर यहाँ आ गया, फिर सोडियम उठकर यहाँ चला गया। तो जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा आपका, वो रहेगा ONA, सोल्ट बनेगा, तो SO3H। ये ऑक्सीजन 3-3 ऑक्सीजन उस प्रोटॉन को उस ऑक्सीजन के पास रहने ही नहीं देगी। क्लियर? ये बन गया आपके उत्पाद। किससे बना ये? ये बना है आपके सोडियम बाइसल्फाइड के योग से, कार्बोनिल पर। तो एक एल्डिहाइड भी दे देंगे और कीटोन की भी अभिक्रिया होगी। क्लियर? तो यहाँ पर H ने क्यों अटैक किया, इसका मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। तो मेन अभिक्रिया है वो है एल्कोहल व थायो एल्कोहल का योग। क्लियर? तो एल्कोहल और थायो एल्कोहल का योग मतलब कार्बोनिल कंपाउंड पर, चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, इसका योग करा रहे हैं हम एल्कोहल का। अब एल्कोहल का योग कराने से पहले ये क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब ये एच तो निकालेगा नहीं लोन पेयर अटैक करने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो लोन पेयर इजीली छोड़ता भी नहीं है। कौन? ऑक्सीजन। तो ये दुर्बल न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? दुर्बल न्यूक्लियोफाइल। ये दुर्बल न्यूक्लियोफाइल होने के कारण हमें माध्यम में क्या डालना पड़ रहा? थोड़ी-सी एसिड की बूँदें, अम्ल डालना पड़ रहा। ये अम्ल क्या करेगा? आने वाले कार्बोनिल की ऑक्सीजन पे जाकर चिपक जाएगा। जैसे ही इस ऑक्सीजन पे जुड़ा, इस ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन, हाईली विद्युत ऋणी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो बड़बड़ा जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। कि ये इसने कहा कि ऑलरेडी मेरी विद्युत ऋणता ज़्यादा, फिर मैं पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा खींचेगा। ज़्यादा खींचने से बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाएगा कार्बन सेंटर, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण ये दुर्बल न्यूक्लियोफाइल भी आराम से इस पर अटैक कर लेगा, बहुत ईज़िली अटैक कर लेगा। क्लियर? तो एल्कोहल थायो एल्कोहल का जब भी योग करवाते हो, तो दुर्बल न्यूक्लियोफाइल होने के कारण उसमें कैटलिस्ट के रूप में अभिक्रिया को बूस्ट करने के लिए क्या डाल देते हो आप? H+, मतलब थोड़ा-सा एसिड उसमें डाल देते हो 2-3 ड्रॉप, ताकि अभिक्रिया आगे बढ़ जाए। क्लियर? तो इसको समझते हैं क्रियाविधि के द्वारा। ये आपके है एल्कोहल, ये कार्बोनिल कंपाउंड R, C डबल बॉन्ड O, ये H, बहुत मोटा कलर कर लेंगे, कलर ले लेंगे। क्लियर? इस पर अटैक कर रहा है ROH, एल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ H+, और क्या बन रहा है आपके? यह क्रिया हो रही है, अभिक्रिया। इसकी क्रियाविधि में क्या होता है? सर्वप्रथम R, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोनिल कंपाउंड पर H+ का क्या होता है? योग होता है। ये H+, क्लियर? कैसे योग हो रहा है? देखिए, ये ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रही है, ऑक्सीजन पर इसने अटैक कर लिया। तो ये आपके बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, H, H+, और ये हो गया आपके H। ये होने के कारण इसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ गई। इसने बूस्ट कर दिया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा खींच लेगा। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ROH में ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर इस कार्बन सेंटर पर अटैक करते हैं। क्लियर? इस कार्बन सेंटर पर अटैक करने के कारण क्या बनता है नेक्स्ट स्टेप में? RT, ये तो OH पूरा का पूरा बन गया, और ये बन गया OH, और ये R, और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? अब जो कैटलिस्ट आपने लिया था वो क्या होता? रिलीज़ होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा रहा है ताकि इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन पर रह जाए। तो जैसे ही ये इस पर आएँगे, RCOH, ये OR, और ये H+ कहाँ आकर जुड़ जाएगा? ये H+ आ जाएगा आपके इस वाली ऑक्सीजन पर। जैसे ही ये H यहाँ जुड़ा, ये बन गया आपके
क्या बन गया आपके, चलो इसको H प्लस को बाद में समझाता हूँ। पहले ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ये कहीं नहीं जुड़ा, ये निकल गया बाहर H प्लस, क्लियर? ये बन गया आपके एक एक ही कार्बन पे एक तो OH है, एक है OR, इसको कहते हो आप हेमी, हेमी। क्या वर्ड कहते हो? हेमी। अगर ये एल्डिहाइड का है, एसीटेल बोल देंगे, और कीटोन का होगा तो कीटल बोल देंगे, ठीक है? एक ही कार्बन पे एक OH, एक OR है। अभी अभिक्रिया आगे बढ़ेगी अभी, क्लियर? दूसरा मॉलिक्यूल आता है इसका एल्कोहल का इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। H प्लस वही क्या काम करेगा? सबसे पहले ऑक्सीजन पे जुड़ेगा और इस ऑक्सीजन पे जुड़कर 2 H2 हो गया और इस पर आ गया प्लस चार्ज और ये है OR, ठीक है? अब नेक्स्ट कंडीशन में ये कार्बन है तो जुड़ा हुआ है R और H, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट बार में ये जुड़ गया, नेक्स्ट स्टेप में होता है कि यदि ये इलेक्ट्रॉन इसके आ जाए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एनजीपी में, अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रुप में यहाँ दे दे, ये बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे क्योंकि H2 गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल जाएगा। अपने पास स्पीसीज मिलेगी R H डबल बॉन्ड OH, क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में ये एल्कोहल इस पर अटैक करेगा कार्बन सेंटर पे, क्योंकि वापस ऑक्सीजन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। जैसे इसने अटैक किया, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा सी, ये आर, ये एच, ये ओ आर एच प्लस, और ये निकल जाएगा आपके ओ आर, वापस न्यूट्रल हो जाएगा। और जो कैटलिस्ट आपने लिया था वो कैटलिस्ट वापस बाहर निकलेगा, क्योंकि अभी क्रिया के अंत में कैटलिस्ट क्या हो रहा था अनचेंज, तो एच माइनस एच प्लस वापस बाहर निकल गया। और आपके जो अब स्पीसीज बनी है सी आर एच ओ आर और ओ आर, इससे स्पष्ट हुआ कि जब एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो आपके बनता है हेमी वर्ड हट जाता है, दोनों ओ आर एल्कोक्सी एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ गए कार्बन एटम पर, तो ये बन गया आपके एसिटेल, एसिटेल एसिटेल्डिहाइड का एसिटेल, कीटोन का कीटेल, क्लियर? तो ये अभिक्रिया तो आपके समझ में आ गई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एल्कोहल पर, सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड पर जब एल्कोहल का योग करवाता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो फर्स्ट स्टेप में तो मेरे पास मिलता है, क्या मिलता है? एक तो OH, एक OR, एक एक मॉलिक्यूल का अटैक कराऊँ, वापस मैं दूसरे मॉलिक्यूल का अटैक करवाऊँ, एक और एल्कोहल का अटैक करवाऊँ इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, मुझे मिलता है CRR, ये OR, ये OR। एक मॉलिक्यूल जुड़ता है कार्बोनिल पर तो मिलता है मुझे हेमी, ठीक है? और यदि और दोनों जुड़ जाए तो मुझे मिलता है हेमी वर्ड हट जाता है, ठीक है? अगर ये आपने एल्डिहाइड लिया, एसीटेल मिलेगा हेमी एसीटेल, और ये मिलेगा एसीटेल, क्लियर? ये एसीटेल, यहाँ से आपके खूब क्वेश्चन बनते हैं। और यदि मैंने क्या ले लिया, कार्बोनिल में इस बार कीटोन ले लिया, कीटोन ले लिया, पहला मॉलिक्यूल का अटैक करवाया, तो ये H प्लस का योग CR R OH OF OR, ये मिला अब मुझे हेमी कीटेल। और एक बार और योग करा दूँ एक और मॉलिक्यूल का, तो ROH H प्लस मुझे मिल जाएगा ये R R OR OR, ये बन जाएगा मेरे पास, ये तो है हेमिकीटेल, फिर ये बन जाएगा आपके पास टेल, क्लियर? तो ये कार्बन कंपाउंड पर आपके एल्कोहल का योग समझ में आ गया। इसी प्रकार कार्बन कंपाउंड पर
थायो एल्कोहल का योग भी देख लेते हैं। इसी प्रकार कार्बोनिल कंपाउंड पर मैं योग करा रहा हूँ किसका? कार्बोनिल कंपाउंड पर मैं योग करा रहा हूँ थायो एल्कोहल का। जहाँ ऑक्सीजन थी, वहाँ पर आ गई मेरे सल्फर एटम इन द प्रेजेंस ऑफ H+। H+ नहीं लेकर इस बार लेंगे अब हम, यहाँ तो H+ ले लीजिए। यहाँ फिर आप ले सकते हो लुईस अम्ल या डी ब्लॉक वाले, ठीक है? जैसे HgCl2 वगैरह, H+ से चल जाएगा काम। तो क्या बनेगा? वो का वो डायरेक्ट बना देते हैं कि अगर हमने एल्डिहाइड लिया RH इन दी और एक मॉलिक्यूल लिया हमने थायो एल्कोहल का और योग कराया H+, तो मेरे पास मिलेगा उस कंडीशन में ROH और SR, ये R, ये H, मुझे मिल गया हेमी थायो एसीटेल। और यदि एक मॉलिक्यूल का और योग करवा दूँ मैं इस पर थायो एल्कोहल के और ये H+, मुझे मिलेगा इस कंडीशन में RH, SR, SR, ये बन जाएगा मेरे पास थायो एसीटेल। क्लियर? थायो एसीटेल। तो एक एसीटेल हो या थायो एसीटेल हो, दोनों के दोनों आपके 2 मॉलिक्यूल का योग होएगा तो एसीटेल, एक का होएगा तो कीटेल। इसी प्रकार अगर कीटोन लें हम, देखिए अगर मैंने एक कीटोन ले लिया जैसे कि C डबल बॉन्ड O, ये R, ये R कीटोन। इस पर यदि मैं एक मॉलिक्यूल थायो एल्कोहल का योग करवाऊँ इन दी प्रेजेंस ऑफ H+ है यहाँ पर कैटलिस्ट, तो मुझे मिलेगा कि ये R, ये R, ये OH और ये SR, हेमीकीटेल, हेमीकीटेल। और यदि एक मॉलिक्यूल का और योग करवा दूँ मैं इसके थायो एल्कोहल के इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, मुझे मिलेगा कीटेल। ये R, R, ये SR और ये SR, ये है आपके कीटेल। क्लियर? ये क्लियर। अब यहाँ से देखो, आपने हेमीएसिटेल, एसिटेल पढ़ लिया, हेमीकीटेल, कीटेल पढ़ लिया और ये है आपके जो नेक्स्ट पढ़ा अभी आपने हेमीथायोकीटेल, थायो वर्ड लगाना ज़रूरी है, थायोकीटेल और ये है पढ़ा आपने थायोकीटेल, थायोकीटेल। क्लियर? थायोएसिटेल एस और हेमीथायोएसिटेल, थायोएसिटेल, हेमीथायोकीटेल और थायोकीटेल। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और मैं एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लूँ कि क्यों ना दोनों OH, जैसे अल्कोहल 2 मॉलिक्यूल ले रहे थे, तो यदि एक ही मॉलिक्यूल से काम चल जाए तो क्यों ना मैं ऐसा मॉलिक्यूल ले लूँ जो आपके एक ही अणु में दोनों OH प्रोवाइड करवा दे आपको। मैंने ले लिया जैसे कि ये RH C डबल बॉन्ड O है, एक ही मॉलिक्यूल ले लिया मैंने आपके इसका इथाइलिन ग्लाइकोल का। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? ये CH2, ये CH2, ये OH, ये OH। क्लियर? ये एथिलीन ग्लाइकोल है इन द प्रेजेंस ऑफ H। अब दोनों OH समूह आपके एक ही मॉलिक्यूल्स में आ गए, तो कहते हो आप इथाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर? तो देखो इसने अटैक किया पहले, फिर वो जुड़ जाएगा, फिर ये अटैक कर लेगा। आपके पास जो स्पीशीज मिलेगी वो R, ये H, ये O
ये O और ये, ठीक है? ये मिल गई इस बार आपको साइक्लिक फॉर्म में। किस फॉर्म में? साइक्लिक फॉर्म में। तो ये इसको बोलेंगे आप साइक्लिक, क्या है ये? एसीटेल, एल्डिहाइड का ना, एसीटेल, क्लियर? ये बन गया आपका साइक्लिक एसीटेल। ये प्रोटेक्टिंग और डिप्रोटेक्टिंग में काम आता है। इसी प्रकार आप देखो, मैंने लिया एसिडिक कीटेल, तो सी डबल बॉन्ड O, ये R प्लस एथिलीन ग्लाइकोल है, ये OH, CH2, CH2 और ये OH, ये H प्लस, क्लियर? तो इस बार क्या मिलेगा मुझे? CR, R, ये ऑक्सीजन और ये मिल गया मुझे साइक्लिक कीटेल। वो एसिटेल था, साइक्लिक कीटेल, क्लियर? तो यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा कि मैं अगर नॉर्मल मॉलिक्यूल लूँ एसाइक्लिक तो 2 लेने पड़ेंगे। यहाँ किसी एक मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप हो तो एक ही मॉलिक्यूल से काम चल जाएगा। तब रिंग फॉर्मेशन होगा, रिंग फॉर्मेशन में क्या है स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है और ये बहुत अच्छा प्रोटेक्टिंग डिप्रोटेक्टिंग ग्रुप का काम करता है। जैसे किसी अभिक्रिया में आपके पास 2 ग्रुप हो और एक ग्रुप पे आपको सेलेक्टिव अभिक्रिया करवानी हो, तो उस कंडीशन में एक ग्रुप को आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और बाद में दूसरे ग्रुप पे अभिक्रिया करवाकर प्रथम ग्रुप को वापस डिप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? जो हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया चल रही है, अब इसमें आगे हम देखते हैं अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया। ठीक है? देखो, कार्बोनिल कंपाउंड की हमने अल्कोहल के साथ पढ़ ली, थायो अल्कोहल के साथ पढ़ ली है, एससीएन के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। सबका योग हम देख चुके हैं। अब देखते हैं अमोनिया व्युत्पन्न का। NH3 क्या होती है? अमोनिया। इस अमोनिया के एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन को आप किसी ग्रुप से रिप्लेस कर दो। तो वो ग्रुप क्या-क्या हो सकता है आगे देख लेंगे। उस ग्रुप से रिप्लेस करने पर वो बन जाता है अमोनिया डेरिवेटिव। क्लियर? अब इस अमोनिया डेरिवेटिव में नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर। ये लोन पेयर करता है आपके न्यूक्लियोफाइल का काम। लेकिन नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता भी ज़्यादा होती है। इस चक्कर में क्या होता है इसका माध्यम भी कर देते हैं दुर्बल अम्लीय। अम्लीय माध्यम करने के से क्या होता है अभिक्रिया बूस्ट हो जाती है क्योंकि उस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज आने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। उस टेंडेंसी के बढ़ने के कारण ये कार्बन सेंटर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण इस पर ये लोन पेयर इजीली अटैक कर लेता है। क्लियर? तो अटैक किया तो ये यहाँ पर जुड़ गया, ऑक्सीजन नेगेटिव आ गया। अब ये लोन पेयर जाते ही इस नाइट्रोजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो अब ऊपर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। तो इसमें क्या होता है? इंटरनल इंटरनल हाइड्रोजन ट्रांसफर, मतलब मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन देकर जा रहा है हाइड्रोजन यहाँ पर प्रोटॉन के रूप में। तो ये हो गया न्यूट्रल और ये भी हो गई न्यूट्रल। क्लियर? देखो, ये OH और ये NH, ठीक है? ये बन गया आपके मध्यवर्ती स्पीशीज़। मध्यवर्ती स्पीशीज़ को आप गरम कर दो थोड़ा-सा। गरम कर दे क्या होता है कि इसमें से ये OH अल्फा एलिमिनेशन अभिक्रिया हो जाती है, विलोपन अभिक्रिया। ये OH और ये H बाहर निकल जाता है किस रूप में? जल के रूप में, और आ जाता है डबल बॉन्ड। ये बन जाता है C डबल बॉन्ड NZ। क्लियर? ये अमोनिया उत्पन्न की अभिक्रिया करवाए तो ये उत्पाद मिला आपको। अब डायरेक्ट आप क्या करोगे? जब भी ऐसा मिलेगा डायरेक्ट ऐसे जोड़ देंगे। अभिक्रिया की क्रियाविधि समझ में आई गई? देखिए, पहले मैं जेड, जो जेड था मैंने NH2 ले लिया। तो NH2 और वो हाइड्रोजन किससे रिप्लेस किया अमोनिया का? NH2। जब 2 NH2 साथ जुड़ी रहती है उसको कहते हैं हाइड्रोजीन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजीन। वो एक अटैक करेगी, जो अटैक करेगी वो डबल बॉन्डेड हो जाएगी नाइट्रोजन। दूसरा सी डबल बॉन्ड एन जेड बनता है, जेड की जगह क्या आ गया? NH2। यहीं से क्लियर हो रहा ना? ये तो डबल बॉन्डेड होगी और जेड की जगह क्या आ गया? NH2। तो ये हाइड्रोजन से बना जॉन, ऑन कहते हैं इसको। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन,
ठीक है? अगर OH आया तो इसको कहते हैं हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन। हाइड्रॉक्सिल एमीन के जब कार्बन कंपाउंड पे योग होता है तो बनता है ऑक्जिम, वेल नोन कंपाउंड है ऑक्जिम, क्लियर? इसके बाद आता है यह NH3CH5 जोड़ दिया। ये क्या थी आपके किसी ज़माने में हाइड्रोजन, अभी ऊपर वाले फर्स्ट मॉलिक्यूल में। अब इसका भी एक H को फिनाइल ग्रुप से मैं रिप्लेस कर दूँ, तो क्या ब कहलाएगी वो फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा? फेनिल हाइड्रोजोन। कुछ नहीं इसको डबल बॉन्डेड करना, बाकी ये तो जेड है ही है, वैसा का वैसा ही। तो बन गया जीन से जॉन। इसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण है आपके देखो, ये है इसकी तुलना में 2, 1, 2, 3 और 4, 5 और 6 नंबरिंग करो। तो एक तो 2 नंबर पे है NO2, एक है 4 नंबर पे NO2। तो ये ग्रुप जोड़ दूँ मैं उसमें जेड। तो ये जोड़ते ही देखो क्या बन गया, हाइड्रोजन में ये ग्रुप आ गया अब फेनिल की जगह। अब फेनिल तो था ही है, लेकिन फेनिल कौन-सा आ गया इस बार? सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूशन कहाँ-कहाँ है? 2 और 4 पोज़ीशन क्या है? नाइट्रो। 2, 4 नाइट्रो, लेकिन कितने नाइट्रो है? 2। 2, 4 डाइनाइट्रो और फेनिल ग्रुप हो ही गया और ये क्या है? हाइड्रोजन। 2, 4 डाइनाइट्रो को बोलता हूँ 2, 4 DNP, DNP शॉर्ट में। तो 2, 4 DNP का क्या बन जाएगा ये? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन, क्लियर? और यदि ये यूरिया जोड़ दो आप, Z बराबर यूरिया जोड़ दो, तो क्या बन जाता है? सेमी कार्बेजिन। जैसे आप यूरिया जोड़ोगे, ये बन जाएगा सेमी कार्बेजोइड, क्लियर? सेमी कार्बेजोइड। ये बनता है आपके देखो सेमी कार्बेजोइड, एजोइड। तो इससे बन जाएगा सेमी कार्बेजोन, सेमी कार्बेजोन। कार्बेजिन से क्या बन गया? जोइड से सेमी कार्बेजोन, ये वाला ग्रुप जेड है, क्लियर? हो गया? तो ये थी आपके आज योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में बहुत इम्पोर्टेंट था आपके नाभिक से नहीं, योगात्मक अभिक्रिया, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ विध क्रिया विधि पूरा डिस्कस कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।